Hello and welcome to Officer BTR. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with 22nd December important articles. देखते हैं आज के कौन से important articles हैं that are relevant and important from UPSC point of view. As we know, COVID अब दोबारा जो कोविड की वेव है वो आ सकती है ओमिक्रोन जो कि नया वेरिएंट है, म्यूटेंट वायरस है. सिमिलरली इस वजह से काफ़ी सारे जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो पोस्टपोन हुई हैं. तो अभी जो WEF की मीटिंग है दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो कि हर साल जनवरी के एंड में होती है उसको भी अब डेफर करने की बात की गई है. अब कहा गया है कि वो नेक्स्ट ईयर समर में होगी. इस साल भी कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था एंड अब फिर बात हो रही है कि हम ऑनलाइन इसको ऑर्गेनाइज करेंगे एज अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड सेशन जहाँ पर जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो आएंगे और यहाँ पर बातचीत करेंगे. ओके सो जो हमारी मीटिंग थी वो शेड्यूल थी 17 जनवरी 2022. यहाँ पर कौन कौन से लीडर्स आते हैं. यहाँ पर बिजनेस जो बैकग्राउंड है उधर के लीडर्स आते हैं, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड के आते हैं, डिप्लोमेसी बैकग्राउंड के लीडर्स यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर डिस्कशन होती है, मेजर पॉलिसी डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं. अब देखते हैं व्हाट इज़ WEF. दिस इज़ योर वर्ड इकोनॉमिक फोरम. एक तरह से इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड. क्लॉस श्वाब इसको फाउंड किया था. ही इज़ द पर्सन जिन्होंने WEF को फाउंड किया था ऑन जनवरी 24, 1971. एंड यहाँ पर जो इसके 1000 मेंबर्स हैं वो उसको फंड करते हैं. काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सब्सिडरीज कंपनीज भी हैं वो भी WEF को फंड करते हैं. जहाँ पर मीटिंग होती है दैट वी हैव डिस्कस जनवरी के एंड में होती है हर साल. तो यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड के मेजर लीडर्स हैं, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं या सेलिब्रिटीज, सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं. और जो डिस्कशंस हैं वो 5 दिनों तक चलती हैं. किन टॉपिक्स पर चलती हैं? जो टॉपिक्स ग्लोबल कंसर्न के होते हैं, जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस होता है एंड 500 से ज़्यादा यहाँ पर सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं. अब डेवोस देखते हैं. जो डेवोस है एक तरह से अल्पाइन रिजोर्ट टाउन है स्विट्ज़रलैंड में और एक तरह से म्यूनिसिपैलिटी भी है लोकेटेड जो है डेवोस रीजन ऑफ स्विट्ज़रलैंड. इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज 10,832 एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर लैंड वासर इन द रियाशन आल्प्स. अब रियाशन आल्प्स एक तरह से माउंटेन रेंज है ऑफ ईस्टर्न आल्प्स. अब जो आल्प्स हैं ये भी यूरोप के हाईएस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस हैं जो कि पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट कवर करते हैं. इनकी क्या डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर्स को कवर करती हैं? इट कवर्स अराउंड 1200 किलोमीटर्स और 8 कंट्रीज़ को ये कवर करती हैं. 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इटली, लिंचटन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवेनिया. एंड जो अल्प्स हैं ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से स्प्रेड है. ओके एंड वेस्ट टू ईस्ट में ही ये आपके स्प्रेड हैं पूरे यूरोप में. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट KUFOS दैट इज केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ ने नासा इसरो के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है. जो KUFOS है दैट इज़ केरला यूनिवर्सिटी वो ज्वाइन करेंगे रिसर्च प्रोग्राम बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो. एंड जो नासा एंड इसरो है उन्होंने ज्वाइन किया है स्पेस बोर्न सिंथेटिक अपर्चर रडार दैट इज़ निसार. एंड निसार का नाम भी ये देखो, N फॉर नासा, I फॉर इसरो एंड SAR मीन्स स्पेस अपर्चर रडार. सो दिस इज़ द डेफिनेशन, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निसार. कई बार UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है कि निसार इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशंस. यू शुड नो कि ये नासा और इसरो का प्लान है जिसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में. निसार का मेन एम क्या होगा? ये एक तरह से हाई रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एरिया की जहाँ पर टफ टेरेन है, आइस कैप्स होते हैं, जहाँ पर हमारी टेम्परेचर राइज होता है, कहाँ का इफेक्ट आ रहा है. तो ईच एंड एवरीथिंग ये जो इससे रिलेटेड हर एक चीज़ सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड ये टाइम सीरीज डाटा भी देंगे फॉर इकोसिस्टम्स एप्लीकेशंस. अब देखते हैं निसार मिशन है क्या डिटेल में. डेवलप कर रहे हैं, जिसको को डेवलप कर रहे हैं नासा एंड इसरो, वी नो. एंड ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है ऑन द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं उसके ऊपर ये रडार लगाया जाएगा
और ये फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जिसके पास ड्यूल फ्रिक्वेंसीज होंगी। ये सैटेलाइट क्या काम करेगी? ये काम करेगी रिमोट सेंसेस का, ताकि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं अर्थ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, उसको समझेगी और फिर बाद में उसका डिटेल प्रोसेस बताएगी। इसका जो मेन प्रोग्राम है दैट इज़ एडवांस्ड रिसर्च इमेजिंग। जो एडवांस रिसर्च इमेजिंग है वो मैप करेंगे कि इंडिया का लैंड कितना है, कितने एलिवेशन पे है और जो आइसमास है उसका क्या स्टेटस है। जो ये रडार है ये मैपिंग भी करेगा महीने में 4 से 6 बार, और जो रेजोल्यूशन होगा दैट विल बी ऑफ 5 to 10 मीटर्स। और ये जो सैटेलाइट है ये ऑब्जर्व करेंगे अर्थ के कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, जैसे आइस शीट कोलैप्स होती हैं, हमारी ग्लेशियर्स कोलैप्स होते हैं, इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, नेचुरल हैजार्ड, नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही है, सुनामी, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स। तो इनके ऊपर पूरा डाटा एनालिसिस बताएंगी और बताएंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज को भी ये स्टडी करेगा। यहाँ पर नासा और इसरो का एग्रीमेंट भी हुआ है जो कि एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रोवाइड करेगा नासा, जो कि एक तरह से सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर है जहाँ पर आप हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हो फॉर साइंटिफिक डाटा, जीपीएस रिसीवर्स एंड अ पेलोड डाटा सिस्टम। ये नासा प्रोवाइड करेगा एंड दिस वन विल इसरो प्रोवाइड, दैट इज एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, सैटेलाइट बस, लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज। तो सारे जो लॉन्च व्हीकल, लॉन्चिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सब इसरो देखेगा। बाकी जो एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो नासा प्रोवाइड करेगा। तो कोई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल द सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय इसरो, सो दैट इज दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ मिशन लॉन्च, अब देखते हैं कब लॉन्च होगा। दैट विल बी लॉन्च्ड इन 2023 ऑन जनवरी 29 एंड ये कहाँ से लॉन्च होगा, कौन से व्हीकल से लॉन्च होगा? दैट विल बी GSLV मैक सेकेंड, और ये ऑर्बिट करेगा सन सिरकॉनस ऑर्बिट में। ओके, और जो लाइफ होगी मिशन की वो 3 ईयर्स की होगी, कि ये मिशन 3 सालों के लिए लॉन्च किया जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर महानदी। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने महानदी के ऊपर टी सेतु नाम रखा है उस ब्रिज का। ये उड़ीसा का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो महानदी रिवर में कोटक के ऊपर, जो कटक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बनाया गया है। टी सेतु क्यों रखा गया है? बिकॉज ये टी शेप में है। ओके, इसलिए इसका नाम टी सेतु रखा गया है। ये 3.4 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 7.5 मीटर वाइड है। और ये किसको कनेक्ट करती है, कौन कौन से एरियाज को कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है गोपीनाथपुर इन बडम्बा, बायडेश्वर इन बांकेटू, सिंघनाथ पिठा जो कि महानदी रिवर के मिडल में लोकेटेड है। और यहाँ पर टी सेतु ब्रिज में यहाँ पर आप देख सकते हो फुटपाथ का भी एरिया है। कैन यू सी दैट? तो ये भी 1.5 मीटर विड्थ के हम फुटपाथ दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर पैदल भी चल सकते हैं, ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से यहाँ पर पेडिस्ट्रियन है वो आराम से रिवर को क्रॉस कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रिज। और ये जो ब्रिज है ऑब्वियसली ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ट्रेड में हेल्प करेगा, जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। जो हमारा डिस्टेंस है कुडक एंड कुद्रा के बीच वो भी कम हो गया है। ऑल्सो बदम्बा एंड बादेश्वर के बीच में भी 45 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कम हो गया है। जो 5 लाख लोग हैं जो रोज़ ट्रैवल करते हैं उनका भी कम्युनिकेशन यहाँ पर ईजी हो जाएगा, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव होगा, बिजनेस इम्प्रूव होगा एंड ऑब्वियसली जो टूरिज्म एक्टिविटी है इस एरिया में वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। यहाँ पर एक हमारे पास डिवोशनल प्लेस भी है दैट इज़ बाबा सिंघनाथ बाली मकर जत्रा जो कि बदम्बा ब्लॉक में सिचुएटेड है। तो यहाँ के जो डिवोटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट होगा, जो यहाँ पर इजीली अब विजिट कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने 3 किलोमीटर लॉन्ग फेयर वेदर रोड, फेयर मतलब ऑल वेदर रोड बनाया है ताकि कोई भी मौसम आए रोड नहीं टूटेगा। एक तरह से पेडिस्ट्रियन ट्रैक जो बनाया गया है वो बनाया गया है महानदी रिवर के ऊपर, जिसका कॉस्ट हुआ है 14 से 15 लाख रुपीज़, ताकि जो कम्युनिकेशन है डिवोटिस के लिए वो ईजिली हो सके। अब रिवर महानदी के बारे में देखते हैं। दिस इज़ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। जो महानदी है एक तरह से ईस्टर्न सेंट्रल रिवर है जो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा से फ्लो करती है। तो ये सिर्फ 2 स्टेट्स को कवर करती है। टोटल लेंथ है 900 किलोमीटर्स एंड एरिया ड्रेन करती है 132,100 स्क्वायर किलोमीटर। एंड हीराकुड डैम भी महानदी रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है। सो दिस इज द मैप ऑफ महानदी रिवर बेसिन। सो यू कैन सी दिस इज ओडिशा
दिस इज छत्तीसगढ़, and this is your MP, and this is your Jharkhand, and this is your Mahanadi river. You can see कि इसका कितना बड़ा ड्रेनेज है, कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं. What is the difference between a tributary and a distributary? Tributary होती है, suppose this is a river flowing from west to east towards Bay of Bengal. तो अगर इसकी एक रिवर इसको ज्वाइन कर रही है दैट विल बी ट्रिब्यूटरी. लेकिन अगर आगे रिवर्स ज्वाइन हो रही हैं दैट इज इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो गई हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट जो हमारा जुपिटर का मून है गाइनामाइड. नासा ने जो उनका मिशन था जूनो मिशन, उसके थ्रू यहाँ पर पता लगाया है कि कुछ साउंड्स यहाँ पर रिकॉर्ड्स हुई हैं. जो गैनामिड है, जुपिटर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून है, उसके आसपास हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं. तो जो नासा है उन्होंने इसको ऑडियो फॉर्म में भी भेजा है. देयर इज अ 50 सेकेंड ऑडियो जहाँ पर हम सुन सकते हैं कौन कौन सी नॉइजेज हमें यहाँ पर सुनाई दी जा रही है. जो जूनो है वो उसके मिशन हुआ था, जब हमने जूनो मिशन लॉन्च किया था तो उसी ने ये ट्रैक किया है. वहाँ पर जो ब्राइटेस्ट मून है सोलर सिस्टम का दैट इज़ ऑल्सो गाइनामाइड. यहाँ पर साउंड्स ली गई हैं जो कि लूनर सरफेस से आ रही है, एक तरह से ड्रामेटिक राइड अलोंग इनटू द टेरिटरी ऑफ गाइनामाइड. जो वेव इंस्ट्रूमेंट है जूनो का वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोड्यूस करती है इन द मैग्नेटोस्फेयर ऑफ जुपिटर. मैग्नेटोस्फेयर जुपिटर में छोड़ दिया जाता है और यहाँ से फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर किया जाता है इनटू ऑडियो रेंज फॉर मेकिंग ऑडियो ट्रैक, ताकि यहाँ पर ऑडियो ट्रैक हम बना सकें. एंड ये अभी तक का सबसे क्लोजेस्ट रहा है जूनो ने, जिसने गाइनामाइड के सरफेस को क्लोजली स्टडी किया है. एंड इसकी जो वेलोसिटी है, जिस तरीके से ट्रैवल कर रहा है दैट इज़ 60,000 किलोमीटर पर आवर. गाइनामाइड देखते हैं, एक तरह से सैटेलाइट है जुपिटर की, सबसे लार्जेस्ट है एंड मैसिव मून भी है, एंड 9th लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट भी है हमारे सोलर सिस्टम का. तो आप खुद देख सकते हो कि हमारा जो जुपिटर का जो मून है गाइनामाइड कितना बड़ा मून है. और बट ये जो मून है इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका डायमीटर 5 to 68 किलोमीटर है एंड 60% लार्ज है मरकरी से बाय वॉल्यूम. तो आप देख सकते हो कि जो इसका इन्वायरमेंट है वो इतना थिक है कि वो मरकरी से भी 26% लार्जर है. एंड ये इकलौता ऐसा मून है पूरे जो हमारे सोलर सिस्टम में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हम नॉइजेस भी रिकॉर्ड कर पाए हैं. अभी जो गाइनामाइड है ये जुपिटर को ऑर्बिट करता है 7 days में, तो 7 दिन लगते हैं उसको जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करने में. इट इज़ इन 1:2:4 ऑर्बिटल रेजोनेंस रिस्पेक्टिवली विद द मून्स यूरोपा एंड लो. सो दीज आर द अदर मून्स ऑफ जुपिटर. तो देखते हैं कौन कौन सी मून्स है जुपिटर के. एक तो है यूरोपा, देन ही इज़ लो, देन ही इज़ कैलिसियो, एंड देन दिस इज़ गाइनामाइड. तो यू कैन योरसेल्फ सी कितना बड़ा सबसे लार्जेस्ट मून है हमारा गाइनामाइड, एंड बहुत ज़्यादा थिक भी है बाय इट्स एटमॉस्फेयर. एंड दिस इज़ योर जूनो मिशन जो गाइनामाइड के पास पहुंच चुका है. अब जूनो मिशन के बारे में देखते हैं. ये नासा का मिशन है जो कि प्लैनेट जुपिटर को कवर कर रहा है, एंड जूनो बाय द नेम जे जुपिटर. ओके, एंड इसको बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन ने. इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2011 फ्रॉम केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन. एंड एक तरह से किस प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया था? प्रोग्राम था न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम. जो स्पेस क्राफ्ट है जूनो मिशन में, वो जो जुपिटर है उसके ऑर्बिट में पॉलर ऑर्बिट में एंटर करेगा इन जुलाई. उसने किया था 2016 में, एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू कर दी थी. जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा जूनो बन जाएगा. जो जूनो है वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर को डी ऑर्बिट छोड़ देगा, जो उसका ऑर्बिट है वहाँ से निकल जाएगा, एंड जूनो सेकंड स्पेसक्राफ्ट होगा जो जुपिटर को ऑर्बिट करेगा. जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था उसके अंदर गैलीलियो ऑर्बिटर था जो कि ऑपरेशनल था ड्यूरिंग द ऑपरेशन विच वाज सेंट इन 1995 to 2003. ओके, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जूनो मिशन इज द फर्स्ट mission that was sent in the Jupiter's orbit. So this statement is incorrect because this is a second mission. Now, next is about micro age experiment. Now, what is micro age experiment? ये जो experiment है इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने SpaceX Falcon 9 रॉकेट पे लॉन्च किया है फ्रॉम कैनेडी स्पेस स्टेशन इन फ्लोरिडा. इस पर्टिकुलर
एक्सपेरिमेंट में दिस इज़ द नेम माइक्रो एज, कि हम ये स्टडी करेंगे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उनका मसल मास बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है। जब वो स्पेस में जाते हैं तब उनकी मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, उनकी मसल्स जो मास होता है वो एकदम ड्रॉप करता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी हेल्थ है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ में आते हैं तो इतनी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि दे आर नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड इवन। तो उनको कुछ समय लगता है रिकवर होने में, तब वो जाकर नॉर्मल होते हैं। तो हम यही स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारा स्पेस स्टेशन में जाके हमारा वेट लॉस होता है, तो क्या हम कैसे अपने जो ह्यूमन सेल्स हैं उनको हेल्दी बना सके, ताकि अगर वो स्पेस में भी ट्रैवल करें तो उनका मास सेम रहे। तो इसी के रिगार्डिंग माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट बनाया गया है, जहाँ पर हम ह्यूमन सेल्स को जो हमारा स्पेस है वहाँ पर सेंड करेंगे, ताकि हम जो ह्यूमन सेल्स के वेरिएशंस है, डायनामिक्स हैं, उसको अच्छे से साइंटिस्ट स्टडी कर पाए। ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे लोगों को हेल्प होगा कि वो और ज़्यादा लंबे टाइम तक उनके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए और उनकी जो हेल्थ है वो भी हेल्दियर हो जाए। यहाँ पर ह्यूमन सेल्स लॉन्च किए जाएंगे स्पेस में, एंड ये अंडरस्टैंड किए जाएंगे कि जब स्पेस में ह्यूमन सेल्स भेजे जाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर प्रोसीजर है कैसे जो हमारे सेल्स है वो भेजे जाएंगे। यहाँ पर जो ह्यूमन सेल्स हैं उनको स्मॉल 3D होल्डर्स में रखा जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टिमुलेटेड होंगे, जैसे कि स्पेस में पहुँच जाएंगे। और जब स्पेस में पहुँच जाएंगे और जो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो हेल्प करेगा इन इंड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शंस, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे मसल टिश्यू में, और जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो साइंटिस्ट इसको स्टडी करेंगे एंड एग्जामिन करेंगे कि कैसे सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में वो अपना मसल मास बहुत जल्दी लूज़ करते हैं, चाहे वो रोज़ 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज भी कर लें तब भी उनका मसल मास बहुत ज़्यादा लूज अप होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है हमारी जो एजिंग है, एजिंग फिनोमिना है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या हम एजिंग फिनोमिना को रिवर्स कर सकते हैं। इसी के लिए हमने माइक्रो एज ऐप भी डेवलप किया है, जो कि अपडेट देगा, डिटेल्स बताएगा, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, जो भी वहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, हर एक चीज़ इस ऐप में अपडेट की जाएगी। आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि क्या ह्यूमन सेल्स में चेंजेस आते हैं एंड हाउ दिस कैन हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद आवर एजिंग फिनोमिना। ओके, अब कौन एनालाइज करेगा सेल्स को? दिस विल बी एनालाइज्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, एंड ये जो रिसर्च है ये यूके स्पेस एजेंसी फंड करेगी, जो कि 1.2 मिलियन यूरो प्रोवाइड करेगी इस पर्टिकुलर मिशन को फंड करने में। सो दिस इज़ द लोगो ऑफ योर माइक्रो ऐप। ओके, तो अगर आपको भी जानना है क्या चेंजेस हैं, क्या जो ह्यूमन सेल हैं वो क्या चेंजेस करता है जब वो स्पेस में जाता है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, so this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and also you can mail us to info@officerbtr.com, and if you have any issue you can always mail us to it, and we'll also provide you some practice questions. Okay, so thank you so much and all the best for your preparation.